हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे। आज हम रेलवे का एनटीपीसी का दो महत्वपूर्ण पोस्ट जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये दोनों पोस्ट का कंपैरिजन वीडियो हम लेके आए। इस वीडियो के बाद आप लोग एनटीपीसी में कौन सा पोस्ट को पहले देना चाहिए, किसको बाद में देना चाहिए, ये आप लोग डिसाइड कर पाओगे। ऑलरेडी मैंने पोस्ट प्रिफरेंस का एक वीडियो बना दिया है और ये जो दोनों पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल है या प्रमोशन है, दोनों वीडियो मेरा चैनल में अवेलेबल है। लेकिन कंपैरिजन वीडियो के बाद आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट अच्छे होने वाली है, कुछ लोगों के लिए आपका सीनियर क्लर्क अच्छे होने वाली है। तो पहले इसलिए हम कंपैरिजन वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप अप्लाई कीजिए, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो सिलेक्शन देखते हैं, दोनों का सिलेक्शन सेम है। क्या होगा, एनटीपीसी में टायर ऑन जब प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएगा और उसके लिए 90 मिनट का टाइम रहेगा, तो उसमें अगर जब टायर वन बाई प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको टायर टू एग्जाम देना पड़ेगा। टायर टू में 120 क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए 120 मिनट या 2 घंटा दिया जाएगा। और जब इस टाइप मेंस या टाइप टू में आपका जितना मेरिट बनेगा उसके ऊपर ही बेस करके आपको टाइपिंग में लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट टाइप करना पड़ेगा, इसका मतलब 300 वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। और आप ये अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस टाइपिंग टेस्ट के बारे में एक चीज़ हम बोलेंगे कि आपका मेंस होने के बाद अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो 2 महीने में आपका टाइपिंग आ जाएगा, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे ही किया था तो मेरे को टाइपिंग पास हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो टाइपिंग के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ आप लोगों को बोला जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। तो दोनों ग्रेजुएट लेवल पोस्ट होने के लिए आपको ग्रेजुएट लेवल का जो मार्कशीट और एडमिट रहेगा, उसके साथ मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आप रिजर्व कम्युनिटी से तो रिजर्व कम्युनिटी सर्टिफिकेट बोला देना पड़ेगा। और आपको देना पड़ेगा जो 10th स्टैंडर्ड का एडमिट कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा। आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब आप रेल की तरफ से मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मेडिकल जो स्टैंडर्ड हो ये है C2। ये दोनों पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C2 कैटेगरी में फॉलो करते हैं। तो दोनों C2 कैटेगरी में होने के लिए ये सबसे लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जितना भी आरआरबी एनटीपीसी का पोस्ट होता है ग्रेजुएट लेवल में। इसमें आपने जो चश्मा है स्पेक्टिकल्स है, इसको आप पहनकर भी आप मेडिकल टेस्ट दे सकते हो। आंखों का 6/6 होना चाहिए आपका चश्मा पहन के भी। और जो आपका दूसरा मेडिकल जो चेकअप होता है उसमें भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो जो लोग रेलवे का जॉब पाना चाहता हो, एनटीपीसी का पोस्ट लेना चाहता हो लेकिन मेडिकल में डर है, तो ये दोनों पोस्ट उनके लिए है। और ये दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो इसके लिए ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये टोटल था सिलेक्शन। अभी देखते हैं दोनों पोस्ट का क्या सैलरी बनती है आज के दिन के हिसाब से। सैलरी कितना होगा, ये दोनों पोस्ट आपका लेवल 5 का पोस्ट है, दोनों पोस्ट लेवल 5 का पोस्ट है। इसके लिए इसका बेसिक जो इतना होगा 29,200 होगा और हर साल इसके ऊपर इंक्रीमेंट मिलता रहता है 3%। तो एक आज देखते हैं कि कितना ग्रॉस सैलरी बनेगा एक्स कैटेगरी, वाई सिटी, जेड कैटेगरी हिसाब से कितना आपको डिडक्शन होता है और उसके बाद एक्चुअली में आपका हाथ में कितना मिलता है, जो जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हाथ में जितना सैलरी मिलता है वही एक्चुअली हमारा एक्चुअल सैलरी होती है। तो आज के 50% डीए के हिसाब से जो एक्स कैटेगरी सिटी है उसमें सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क दोनों को 57,960 रुपीज़ मिलती है। वाई कैटेगरी में 52,340 रुपीज़ मिलती है और जेड कैटेगरी सिटी में 49,420 रुपीज़ मिलती है। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, इसमें होता है आपका डीए जो 50% है आज के दिन में, ट्रैवलिंग अलाउंस और उसके साथ आपका HRA। तो एक्स वाई जेड कैटेगरी सिटी में ये थोड़ा थोड़ा अलग होता है, क्योंकि एक्स कैटेगरी में 30% HRA है, वाई सिटी में 20% और जेड में 10% आपको HRA मिलती है। इसके साथ साथ जो एक्स कैटेगरी में ट्रैवलिंग अलाउंस भी थोड़ा ज़्यादा है, वाई और जेड कैटेगरी में थोड़ा कम है, इसीलिए इसमें सैलरी थोड़ा कम बनती है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, जो दोनों पोस्ट है, जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क, सबसे बढ़िया होता है कि एनटीपीसी के ऐसे दो पोस्ट है जो एक्स और वाई ये दोनों सिटी में ही मैक्सिमम पोस्टिंग मिलती है, इसलिए सैलरी इनका थोड़ा लेवल 5 में ज़्यादा बनती है। इसके बाद आता है कि आपको कितना डिडक्शन होगा। डिडक्शन होगा आज के दिन के हिसाब से 4,610 रुपीज़ हर सिटी के हिसाब से डिडक्शन होगा। डिडक्शन में क्या क्या चीज़ होता है, जितना आपका बेसिक सैलरी है जो 29,200 होगा
उसके 50% जो HR DA होगा आज के दिन के हिसाब से, ये दोनों को आप मिला लीजिए। मिला के इसका जो 10% होगा वो आपका जो पेंशन है उसमें आपको जमा होगा, तो वो आपका से डिडक्शन होगा। दूसरा डिडक्शन होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स, जो होता है स्टेट के हिसाब से, आप कौन से स्टेट में जॉब करते हो उसके हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है। ये ज़्यादातर 200 से पर मंथ 250 रुपीज़ इसके लिए काटती है। जैसे आपका वेस्ट बंगाल में अगर आपका घर है तो आपको 200 कटेगा, और अगर आपका जैसे आपका तमिलनाडु में होगा तो 209 रुपीज़ कटता है। तो मतलब 200 से 250 के अंदर ही कटती है। और रेलवे का एक इंश्योरेंस आता है, उसके लिए भी आपको हर महीना 30 रुपीज़ कटता है। तो ये टोटल हो गया कितना चीज़ काटती है, सबको मिला लेंगे तो आपको 4610 कटता है आज के दिन के हिसाब से। लेकिन जो 30 रुपीज़ कटता है ये आपको रिटायरमेंट का टाइम में मिल जाएगा। इसके साथ पकड़ लीजिए 20 से 50 रुपया जोन के हिसाब से डिफरेंस हो सकती है। किसी जगह आपका एसोसिएशन हो, किसी जगह क्लब हो, उसके लिए 20-50 रुपये एक्स्ट्रा इधर उधर कटता है। तो ये अगर छोड़ देंगे तो मोटा मोटी जो एक कैटेगरी में है आज के दिन के हिसाब से 53,350 रुपीज़ आपको इन हैंड मिलती है। इससे 10-20 रुपये कम मिलते हैं बस, क्योंकि आपको इनकम टैक्स देने का ज़रूरत नहीं। अभी जितना सैलरी है लेवल 5 का जो पोस्ट है इनिशियली आएंगे तो आपको इनकम टैक्स देने का ज़रूरत नहीं। वाई सिटी में 47,730 मिलेगा, और जो जेट सिटी है उसमें आपको 44,810 मिलेगा। इसका मतलब होता है कि मोटा मोटी आप लोग इन हैंड 50,000 के नियर अबाउट आपको मिल जाएगा इन हैंड। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं इनका सिलेक्शन है दोनों पोस्ट का, और दोनों पोस्ट का सैलरी के बारे में। अभी कंपटीशन का फर्स्ट जो चीज़ आता है कि आप लोग सिलेक्शन के बाद जब रेलवे में आ जाओगे तो दोनों पोस्ट में फिर से कोई एग्ज़ाम देने का कोई ज़रूरत है, और देना है तो किस में देना है ये सब चीज़ देखेंगे। तो एग्ज़ाम देखेंगे तो इसमें JEE जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये आपको आने के बाद मतलब आपको सिलेक्शन होने के बाद फिर से और एक एग्ज़ाम देना है, जिसको 2A आता है। 2 अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको देना पड़ेगा, और देने के बाद ये क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, 1 से 2 अटेम्प्ट टाइम देते हैं। जो लोग रिजर्व कम्युनिटी से हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है इसके लिए अटेम्प्ट करने के लिए। जो लोग क्वालिफाई नहीं होगा उसको रेल से जॉब उस मतलब मिलने के बाद भी एनटीपीसी डायरेक्ट एग्जाम से बाद भी उनको नहीं मिलेगा, या उनको डिमोट करके कोई दूसरा पोस्ट में दिया जाएगा। ये रेल डिसाइड करती है। लेकिन इसमें घबराने का कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोग डायरेक्ट आते हैं 100% लोग पास कर जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो लोग सीरियस होकर पढ़ती है। तो इसलिए जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है इसमें सिलेक्शन के बाद आप लोगों को 2A का एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन सीनियर क्लर्क में ऐसा कोई भी एग्जाम देने का जरूरत नहीं। तो आपको अगर सीनियर क्लर्क चूज करेंगे तो आपको फिर से और एक एग्जाम देने का जो झमेला होता है, ये डर रहता है क्या होगा नहीं होगा, ये चीज सीनियर क्लर्क में नहीं रहने वाली है। तो इसके बाद तो आपको एग्जाम के बाद आप लोगों को पोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद पोस्टिंग के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग होता है। दोनों पोस्ट का ही ट्रेनिंग होता है। ये ट्रेनिंग मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आप पोस्टिंग मिल जाए उसके बाद, तो इसके बाद जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट होते हैं उन लोगों को जो पोस्टिंग ट्रेनिंग होती है वो 4 से 5 जो वीक होता है वो होता है। इसका मतलब 28 डे से 35 डेज के भीतर होता है। और जो सीनियर क्लर्क होता है उनको 3 वीक ट्रेनिंग होता है, इसका मतलब 21 डेज का ट्रेनिंग रहता है। तो ये हो गया ट्रेनिंग का डिफरेंस। तो दोनों में ट्रेनिंग का ऑलमोस्ट सेम है, 1 वीक या 2 वीक का डिफरेंस रहता है। उसके बाद है पोस्टिंग, कहाँ उनको पोस्टिंग मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है ये सबसे ज़्यादा आपका हेडक्वार्टर, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद वर्कशॉप और जो प्रोडक्शन यूनिट होता है वहाँ पे पोस्टिंग होता है। प्रोडक्शन यूनिट मतलब होता है आपका चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, आपका हो गया ICF जो पेराम्बूर में है जहाँ पे रेल का प्रोडक्शन होता है। तो ये सब जगह इन लोगों को पोस्टिंग मिलती है। और जो सीनियर क्लर्क होता है उनको हेडक्वार्टर डिवीजन में तो पोस्टिंग होगा ही होगा, वर्कशॉप में होगा, प्रोडक्शन यूनिट में होगा, लेकिन उनको और एक जगह पोस्टिंग मिलेगा। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जैसे अदर ऑफिसेस मतलब होता है जैसे रेलवे का जो छोटा छोटा जैसे SSC ऑफिस, सीनियर सेक्शन ऑफिस, उसमें एक क्लर्क का जरूरत है। होगा AEN असिस्टेंट जो इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो मतलब जो सब ब्रांच है उस सब ब्रांच में भी सीनियर क्लर्क का पोस्टिंग होती है, लेकिन JEE का नहीं होता है। तो सब ब्रांच में पोस्टिंग होने से और जो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होने से दोनों का थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन जो JEE है
इनका जो लोग पोस्टिंग आता है उसके 70 to 80% हेडक्वार्टर और डिवीजन में ही हो जाता है। तो हेडक्वार्टर डिवीजन का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो हम वीडियो में लास्ट में बताते हैं। लेकिन जो लोग सीनियर क्लर्क से आती है वो लोग आपका हेडक्वार्टर डिवीजन में तो पोस्टिंग होती है, उसके साथ अदर ऑफिस में भी पोस्टिंग होता है। इसमें भी 70 to 80% आपका हेडक्वार्टर में या डिवीजन में ही पोस्टिंग होता है या वर्कशॉप में पोस्टिंग होती है। तो दोनों में पोस्टिंग होती है ऑलमोस्ट सेम, लेकिन सीनियर क्लर्क का बेनिफिट यही है कि आपको छोटा छोटा अदर ऑफिस में पोस्टिंग होते। तो अगर आप चाहते थे आप घर के बगल में पोस्टिंग मिलना एकदम नज़दीक कोई छोटा मोटा ऑफिस में, तो सीनियर क्लर्क में पॉसिबल है, सीनियर क्लर्क में पॉसिबल है, लेकिन JEE में पॉसिबल नहीं है। सबसे डिसएडवांटेज है जे ही है, लेकिन सीनियर क्लर्क के सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका घर के बगल में कोई छोटा ऑफिस है उसमें आपको चांसेस है आने का, लेकिन आप नहीं बोल सकते कि आने के बाद आपको उसी जगह मिलना है, नहीं मिलेगा। आप आने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल काम करने के बाद अगर आप ट्रांसफर अप्लाई करेंगे, वन रिक्वेस्ट करेंगे कि घर के बगल में देने के लिए, तो चांसेस है कि सीनियर क्लर्क के जो पोस्ट होता है इसमें आपको घर के नज़दीक में अगर छोटा ब्रांच है, क्योंकि होता है कि हेडक्वार्टर जो डिवीजन होता है वो आपका घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर डिस्टेंस से भी हो सकता है आप जिस जोन में दिया हो आपका घर के नज़दीक वाला जोन है, लेकिन हेडक्वार्टर आपका घर से 200 किलोमीटर दूर है। तो उस जगह में क्या होगा, JEE आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा, डिवीजन मिल जाएगा, तो उसी जगह रहना पड़ेगा। तो घर से डेली आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सीनियर क्लर्क का होता है कि आपको हेडक्वार्टर डिवीजन जहाँ मिले आप धीरे धीरे ट्राई करते रह सकते देखिए कि आपको घर के बगल में जो पोस्टिंग है उस जगह आने का, और उसमें धीरे धीरे आपको मिल भी जाता है। तो ये हो गया आपका पोस्टिंग। जो आपका जो ड्यूटी है, दोनों का ड्यूटी में कोई अंतर रहता है कि नहीं दोनों का, तो ड्यूटी अगर देखेंगे तो दोनों का ड्यूटी 40 to 48 आवर्स से 40 to 48 आवर्स से पर वीक। ज़्यादातर जो JEE है इनको 40 आवर्स का ही ड्यूटी रहता है, मतलब हेडक्वार्टर या डिवीजन में अगर आपको पोस्टिंग मिलेगा तो 8 घंटा 5 दिन ड्यूटी रहेगा, और बाकी जो सैटरडे संडे है आपको टोटली छुट्टी मिलेगा। तो JEE को क्योंकि 80 to 90% JEE को तो आपका हेडक्वार्टर डिवीजन में ही मिलती है, लेकिन सीनियर क्लर्क का भी ऐसे ही है, 70 to 80% हेडक्वार्टर डिवीजन में मिल जाता है, तो उनको भी 40 आवर का ड्यूटी रहता है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट में वर्कशॉप में आपको ड्यूटी मिलेगा या अदर ब्रांचेस में मिलेगा तो आपको 6 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा। सैटरडे हाफ डे रहता है, लेकिन वो भी लगभग सेम हो जाता है, 48 to 45 आवर आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, आपको अदर ऑफिस में मिलेगा तो। लेकिन जो JEE है ज़्यादातर वो लोगों को सबसे ज़्यादा आपको हेडक्वार्टर या डिवीजन में पोस्टिंग मिलेगा चांसेस है। सीनियर क्लर्क में भी है, आपको नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सीनियर क्लर्क का एक बेनिफिट ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपको घर के बगल में भी जाने का चांसेस रहता है। चलिए क्या क्या काम करते हैं दोनों वो भी हम लोग देखते हैं, क्या काम वो लोग दोनों करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है ये आपका अकाउंट डिपार्टमेंट का पोस्ट है। तो अगर आप रेलवे में आएंगे तो आप JEE बनेंगे तो आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग मिलेगा, दूसरा जगह पोस्टिंग नहीं मिलेगा JEE को। तो अकाउंट डिपार्टमेंट का जो काम रहता है उस काम में आप असिस्टेंट हो तो असिस्टेंट की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे क्या करना पड़ेगा, जो भी रेलवे का एम्प्लॉय का सैलरी बनती है उस सैलरी हर महीना जो बनती है उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है अकाउंट डिपार्टमेंट, और उस अकाउंट डिपार्टमेंट का आपको पोस्टिंग मिलेगा तो उसमें आपका भी काम रहेगा। दूसरा रहता है वेटिंग। वेटिंग होता है कि आपका जो कोई भी लोग आप लोगों को जो प्रमोशन मिलती है उस प्रमोशन मिलने के बाद जितना सैलरी बढ़ती है वो पर्सनल डिपार्टमेंट आपका अकाउंट डिपार्टमेंट को एडवाइस करते हैं कि ये जो मैंने पे फिक्सेशन किया, मतलब सैलरी जितना मैंने बढ़ा है ये सही है कि नहीं है, इसको बोलते हैं वेटिंग। ये जो वेटिंग का काम है ये भी अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि पैसे का अथॉरिटी जो है रेलवे में खर्चा करने का वो तो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट के पास है। तो जितना हमने बढ़ाया वो रूल के हिसाब से सही है कि नहीं ये अकाउंट डिपार्टमेंट का देखने का काम है। तो ये जो वेटिंग का प्रोसेस है ये अभी आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का एक काम रहता है। उसके बाद रहता है ऑडिट। ऑडिट का एक बहुत बड़ा काम रहता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को या जो लोग अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती है, तो उनका एक ऑडिट होता है। जैसे आपको जो भी सेक्शन का बहुत सारा पास पीटी हो गया, मनी रिलेटेड जो खर्चा होता है हर साल ये डिपार्टमेंट उस जगह जाती है, उस जगह का ऑडिट करता है जो लोग हिसाब जो भी चीज़ उन्होंने दिया है वो सही है कि नहीं ना। नेक्स्ट आता है कि कॉन्करेंस, अनुमति। कॉन्करेंस क्या होता है कि जैसे आपका किसी का पैसा रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे प्रमोशन को छोड़कर जो वेटिंग के छोड़कर भी बहुत सारा जैसे स्टेशन आपका स्टेशन का डेवलपमेंट है या जो भी प्रोडक्शन में खर्चा होता है
उस खर्चे का जो सही से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए अकाउंट से आपका कॉन्करेंस लेना पड़ेगा, अकाउंट्स का अनुमति लेना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस में जो लोग शामिल होता है उसमें से एक होता है ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो ये एक्चुअली मूल काम रहता है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का। और जो सीनियर क्लर्क है इनको पर्सनल में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में, कमर्शियल में, रेल में, जितना भी डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है। सबसे ज़्यादा पर्सनल में मिलती है, सबसे ज़्यादा जो क्लर्कियल जॉब रहता है पर्सनल में रहता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पर्सनल में उनका पोस्टिंग होता है। लेकिन इसका मतलब पकड़ लीजिए 30 to 40%। लेकिन बाकी जितना डिपार्टमेंट में उसमें 60 to 70% आपका क्लर्कियल पोस्ट होता है। इसीलिए इनका काम थोड़ा हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से थोड़ा वर्सेटाइल हो जाता है। तो अगर आपको एक ही डिपार्टमेंट में पूरा लाइफ काम करना है या एक ही तरह का काम करना है अकाउंट रिलेटेड, तो आपको JEE अच्छा है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा वर्सेटाइल वर्क चाहिए, तो आपको सीनियर क्लर्क अच्छा है। लेकिन आपको जो डिपार्टमेंट आपको मतलब सिलेक्ट हो जाएगा तो उसी डिपार्टमेंट में पूरा लाइफ रहना पड़ेगा जितना दिन आप ऑफिसर नहीं बनेंगे, क्योंकि सीनियर क्लर्क उसके बाद जो OS प्रमोशन आती है दोनों उस डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑफिसर बनेंगे तो आपको डिपार्टमेंट चेंज होकर पर्सनल में आना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल में ही आपको प्रमोशन मिले, कहाँ पे भी आप काम करो तो कोई भी डिपार्टमेंट में। तो चलिए देखते हैं ये लोगों का क्या क्या काम रहता है। तो ये लोगों का प्रमोशन का काम रहता है। अभी मैंने बताया कि प्रमोशन का जो उसके जो सैलरी बनती है वो पर्सनल डिपार्टमेंट किसको एडवाइस करती है, अकाउंट डिपार्टमेंट को, कि ये मैंने जो किया है ये सही है कि नहीं, तो वो लोग वेट करता है। लेकिन जो पर्सनल भेजती है उनको जो चीज़ बना के, वो चीज़ सीनियर क्लर्क को जो पर्सनल में रहता है उनको करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप लोग रेलवे में जाएंगे तो आपको सीनियरिटी बनेगा। तो सीनियरिटी को जो मेंटेन करते रहते हैं, जैसे आपका स्टेशन मास्टर है तो स्टेशन मास्टर का कोई सीनियरिटी कोई मेंटेन करता है, उनका जो लीव है कोई क्लार्क मेंटेन करता है। ये जो चीज़ है ये चीज़ करना पड़ता है सीनियर क्लर्क को। या फिर आप लोग ट्रांसफर रेलवे में आने के बाद जब ट्रांसफर कर होंगे तो उस ट्रांसफर का एक प्रोसेस रहता है, उसको फाइल वर्क करना पड़ता है। ये कौन करेगा? ये सब काम सब सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क या क्लर्क के लोग करते हैं। तो ये सब काम आप लोग रहेगा। इसके बाद आपको नोटिंग, बहुत सारा नोटिंग रहेगा कि आपको बहुत सारा चीज़ में नोटिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। इसीलिए रेलवे में आपका इंग्लिश का प्रावधान नहीं रहता है। लेकिन अगर आप सीनियर क्लर्क से आएंगे और अच्छी जगह आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, कुछ कुछ जगह अच्छे पोस्टिंग मिलते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके इस जगह पे आपको पोस्टिंग मिलेगा। नहीं तो आप लोगों को पोस्टिंग वहाँ पे नहीं देगा। आप जब ऑफिसर को पता चल जाएगा आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उस जगह से आप लोगों को हटा लेगा। और इसके साथ बहुत सारा डिपार्टमेंट के हिसाब से आप लोगों को मिसलिनियस वर्क करना पड़ता है सीनियर क्लर्क को। अभी देखते हैं दोनों का प्रमोशन कैसा है। प्रमोशन कैसा है दोनों का देखते हैं। पहले देखते हैं JEE को कैसे प्रमोशन मिलते हैं। JEE का प्रमोशन, JEE में आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि 2A का एग्जाम देना पड़ता है। तो उसके बाद आप 2 एग्जाम पास हो जाएंगे, उसके 3 साल के बाद AA अकाउंट असिस्टेंट बनेंगे जो लेवल 6 का पोस्ट है। उसके नेक्स्ट जो प्रमोशन है वो है SSO, सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जो लेवल 8 का पोस्ट होता है। लेकिन AA से आपको SSO आने के लिए 3A का जो मतलब थर्ड अप्रेंटिस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर पास नहीं होंगे तो आप लोगों को तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, डिले होगा। लेकिन प्रमोशन सिर्फ एग्जाम पास से नहीं होगा, एग्जाम पास के बाद सीनियरिटी देखा जाता है। इसके लिए क्योंकि JEE में ऐसा है कि आपको आने के बाद हर मतलब और भी एग्जाम देना पड़ता है नॉन गेजेटेड पोस्ट में। ये जो जितना है ये नॉन गेजेटेड है, ये गेजेटेड नहीं है, लेवल 8 का है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट कि अकाउंट डिपार्टमेंट का जो SS है नॉन गेजेटेड है, लेकिन उसके बाद भी उसको लेवल 8 मिलता है। लेकिन ज़्यादातर रेलवे में लेवल 7 तक ही नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसीलिए JEE ग्रुप C का पोस्ट होने के बाद भी इसमें आपको ग्रुप C में प्रमोशन लेकर 2A और 3A एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन रेलवे का मैक्सिमम डिपार्टमेंट में ग्रुप C में आप आ गए, लेकिन ग्रुप C तक प्रमोशन लेने जो टॉप मोस्ट ग्रुप C का पोस्ट होता है उतना तक एग्जाम मतलब आपको प्रमोशन लेने के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ता है। JEE का सबसे डिसएडवांटेज यही है कि आपको 2A और 3A का एग्जाम देना पड़ता है। और ये थोड़ा हार्ड, 3-4 पेपर भी रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है। पास हो जाता है ज़्यादातर जो लोग डायरेक्ट आते हैं, लेकिन आपको उसके लिए आने के बाद थोड़ा पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया ग्रुप C का प्रमोशन। इसके बाद आपको ग्रुप B का एग्जाम आप एलिजिबल होते हो। अगर कब होता है कि लेवल 6 और उसके अबव जो पोस्ट होता है उसमें अगर 5 साल हो जाता है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। और जब आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे तो आप AFA बनोगे, असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जो लेवल 9 का पोस्ट होती है।
लेकिन ये जो एग्ज़ाम है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसमें ज़्यादातर लोग पास नहीं होता है, 80 टू 90% पास नहीं होता है, सिर्फ 10% लोग या 20% लोग मैक्सिमम पास होती है। तो तब आप जाके रेलवे में ग्रुप बी ऑफिसर बनते हो, जो गेजेटेड पोस्ट होता है। रेलवे में ग्रुप बी ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, इसमें आपको प्रमोशन ग्रुप सी से ग्रुप बी प्रमोशन लेने के बाद ही बनती है। तो ए हो। इसके बाद 10 से 12 साल के बाद रेलवे बोर्ड्स की तरफ से आपको ग्रुप ए प्रमोशन मिलता है, तब आप डीएफएम डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे, जो लेवल 11 का पोस्ट है। उससे 3 4 साल के बाद आप सीनियर डीएफएम, तब आपको जेजी ऑफिसर बोला जाएगा, सीनियर डीएफएम बनेंगे, जो लेवल 12 का है। उससे 3 से 4 साल के बाद आपको लेवल 13 मिल जाएगा इसी पोस्ट में। तो प्रमोशन रिलेटेड कुछ जानना है तो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब जाके सीनियर क्लर्क का प्रमोशन देखते हैं। सीनियर क्लर्क में आपको ओएस बनेंगे, नेक्स्ट सीनियर क्लर्क ऑफिस सुप्रिटेंडेंट। और एक चीज आपको जानना जरूरी है, जे डबल ए से अकाउंट असिस्टेंट बनने के लिए तो आपको एग्जाम 2A देना पड़ेगा, उसके साथ आपको 3 साल लग जाता है आपको प्रमोशन लेने के लिए। लेकिन सीनियर क्लर्क से ओएस ज़्यादातर टाइम 2 साल में बन जाती है। तो ये एक बेनिफिट होता है सीनियर क्लर्क की, 1 साल पहले बनेंगे तो एक इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पूरा लाइफ। तो एक चीज़ बेनिफिट हो जाता है सीनियर क्लर्क का कि कोई एक, और इसमें और एक चीज़ है कि इसमें कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 90% 80 to 90% लोग 2 साल में बन जाते हैं। कुछ लोग 2 साल 4 महीना 6 महीना लगता है, ज़्यादातर बन जाती है जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, जो लेवल 7 का पोस्ट है। उसके बाद ओएस से आपको नेक्स्ट जो प्रमोशन मिलेगा वो है चीफ ओएस, चीफ ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, जो लेवल 7 का है। मैंने ऑलरेडी बताया कि अकाउंट डिपार्टमेंट को ही सिर्फ लेवल 8 में ग्रुप नॉन गेजेटेड होता है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में लेवल 7 तक ही नॉन गेजेटेड होता है। तो इतना तक आपको ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जो ओएस से जो चीफ ओएस बनेंगे तो उसमें भी आपको एग्जाम देने का जरूरत है। मतलब रेल सीनियर क्लर्क में कोई एग्जाम ग्रुप सी में देना ही जरूरत नहीं, अप टू चीफ ओएस तक आपको इजीली प्रमोशन मिल जाएगा, कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं। लेकिन जे डबल आएंगे ग्रुप सी में, एसएसओ जो लेवल 8 है उतना तक बनने के लिए आपको 2A और 3A का एग्जाम देना पड़ता है। ये एक बहुत डिसएडवांटेज होता है जे डबल ए। लेकिन एक चीज है कि, और एक चीज होता है कि आपको जे से डबल ए बनने में 3 साल लगते हैं, सीनियर क्लर्क और बेनिफिट है इसमें ज्यादा 2 साल में ओएस बन जाती है। लेकिन इसके बाद आता है कि जे डबल ए से जो एसएसओ बनते हैं, डबल ए से जो लेवल मतलब 6 से जब एडी बनेंगे उसमें 5 से 6 साल हो जाता है अगर एग्जाम क्लियर कर पाओगे तो। लेकिन ओएस से चीफ ओएस क्योंकि एग्जाम नहीं होता है, इसके लिए आपको सीनियरिटी के लिए वेट करना पड़ता है, इससे 5 से 10 साल लग जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है सीनियर क्लर्क में कि 10 साल वेट करना पड़ता है नेक्स्ट में एग्जाम क्या, लेकिन कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं। इसमें भी सेम है, इसमें भी आपको लेवल 6 में अगर आप 5 साल काम करेंगे तो आपको एलिजिबल होते हो ग्रुप बी जो गेजेटेड ऑफिसर एग्जाम होता है। तब आप कोई भी डिपार्टमेंट में रहो, मतलब कमर्शियल में रहो, ऑपरेटिंग में रहो, लेकिन आपको एग्जाम देगा पर मतलब एग्जाम देके ऑफिसर बनेंगे तो आपको फिर से पर्सनल डिपार्टमेंट में आना है, क्योंकि इनका जो हायर प्रमोशन होता है सीनियर का वो पर्सनल में ही होता है। तो आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, आपको जो सिलेबस होगा जो एग्जाम का वो पर्सनल डिपार्टमेंट रिलेटेड ही होगा। तो आपको उसी सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे। अगर आप एग्जाम क्लियर कर पाए तो ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, सिर्फ 10% लोग ये एग्जाम मैक्सिमम क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आप कर पाएंगे तो लेवल 8 एपीओ बनेंगे। उसके बाद 10 साल 12 साल के बाद आप ग्रुप ए स्टेटस रेलवे बोर्ड से देगा तो आप डिविजनल पर्सनल ऑफिसर बनेंगे, जो लेवल 11 का है। और उसके 3 साल के 4 साल के बाद सीनियर डीपीओ, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर होता है, जो हेडक्वार्टर में होता है, और डिप्टी पर्सनल ऑफिसर होता है, वो बनेंगे, जो लेवल 12 का पोस्ट होता है। और उसमें 3 से 5 साल के काम करने के बाद आपको लेवल 13 मिलेगा। इसके बाद भी प्रमोशन मिलती है, जो प्रमोशनल वीडियो है ऑलरेडी मैंने उसमें बताया है। तो ये चीज़ हो जाता है दोनों का प्रमोशन। लेकिन और एक चीज़ होता है कि ये लोग अगर आप ग्रुप सी में रह जाएंगे तो आपको 3 MSc भी मिलेगा। तो वो लोग अगर प्रमोशन एसएसओ तक मिले तो भी लेवल 9 10 तक पहुंच जाती है, और जो सीनियर क्लर्क बनते हैं वो लोग चीफ ओएस में रहते कि भी लेवल 8 से 9 तक उनको इजीली मिल जाती है। तो ये था दोनों का प्रमोशनल डिफरेंस। अभी देखते हैं दोनों का छुट्टी क्या है। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कुछ छुट्टी होता है जो आप लोगों को तो गवर्नमेंट छुट्टी मिलेगा ही, संडे या सैटरडे। उसके साथ कुछ नेशनल हॉलीडे भी मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे को, जो 16 से 17 डे होता है, ये भी आपको मिलेगा। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जैसे आपका दीपावली में छुट्टी मिलता है, 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे उस दिन छुट्टी मिलता है, ये सब नेशनल हॉलीडे है। तो ये जे डबल ओ सीनियर क्लर्क दोनों को मिलेगा। इसके अलावा जो पर्सनल लीव है, क्या क्या चीज़ मिलती है दोनों में वो देखते हैं। जो जे डबल है वो अगर हेडक्वार्टर डिवीजन में नहीं रहेंगे तो उसको कैजुअल लीव जो बोला जाता है, हर साल वो 10 मिलेगा। लेकिन ये
छुट्टी अगर आप लोग अवेल नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्रेडिट नहीं होगा, ये लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए सीएल अगर जब मिलेगा उसको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो लैप्स हो जाता है। लेकिन अगर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा तो आपको 8 डे सीएल मिलेगा और प्लस 2 डे आरआईएस मिलेगा। इसका मतलब होता है 10 डेज ही मिलेगा, लेकिन 2 डेज आपको आरआईएस मिलेगा, जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, मतलब कुछ दिन ऐसा रहता है साल में जो रेलवे पब्लिश करता है, जैसे 25 से 30 दिन रहता है, जिसके जो होता है कि उस दिन में ही आपको 2 दिन छुट्टी लेना है। अगर उसको छोड़कर आप ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं ले सकते, ये है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। इसके अलावा आपको लीव ऑन एवरेज पे जो छुट्टी मिलता है, हर 6 महीने में 15 दिन मिलता है, मतलब साल में आपको 30 डेज का एलएपी मिलते हैं, और ये आपको साल का साल क्रेडिट भी होता है। इसको बाद में जगह बेच भी सकते हो, ये दूसरा वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हाफ जो एलएपी जो वो मिलती है 6 महीने में 10 दिन, तो साल में मिलता है 20 दिन। ये इस कैसे यूज कर सकते हैं, ये आप मेडिकल पर्पज यूज कर सकते हो, या साल में 20 दिन जो मिलती है, आप चाहो तो साल में 20 दिन ऑफिस में ना जाके हाफ सैलरी भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। उसके अलावा आप पैटर्निटी लीव ले सकते हो। पैटर्निटी लीव मिलेगा, मतलब जो लड़के लोग होते हैं, वो जब फादर बनेंगे तब आपको बच्चा होने के दिन, मतलब बच्चा होने का दिन का 15 दिन पहले से 6 महीने तक वो 15 दिन का छुट्टी ले सकते हैं हर चाइल्ड के पीछू, अप टू 2 चाइल्ड। तो ये 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलती है, जो बहुत राहत दिया जाती है जो मेल एम्प्लॉय उनके लिए। उसके अलावा जो मेल फीमेल एम्प्लॉय होते हैं उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, उनको मिलती है मैटरनिटी लीव कितना दिन ना, हर बच्चे के पीछू 6 महीना, अप टू 2 चाइल्ड तक मिलती है। और जो फीमेल एम्प्लॉय रहता है या जो जो मेल एम्प्लॉय रहता है लेकिन उनका वाइफ नहीं रहता है, उनको सीसीएल चाइल्ड केयर लीव मिलते हैं। कितना मिलती है ना, पूरा लाइफ में जब बच्चे का उम्र 18 साल तक उनको 2 साल या 730 डेज मिलती है। बहुत बड़ा छुट्टी है, आप अपने बच्चे को केयर करने के लिए आपको 2 साल तक छुट्टी मिलेगा। ज़्यादातर लेडीज लोगों को मिलती है, लेकिन अगर किसी मेल एम्प्लॉय का वाइफ नहीं रहता है तो वो भी ले सकते हैं। और ये जो दोनों छुट्टी है, जितना भी छुट्टी मैंने जे को बताया, सेम एज इट इज सीनियर क्लर्क को भी सेम मिलती है, दोनों को ये छुट्टी सेम मिलती है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो पर्सनल लीव है और रेलवे में जो JEE सीनियर क्लर्क में है, वो रेलवे से संडे सैटरडे तो मिलता है, उसके साथ आपका नेशनल हॉलीडे 16 to 17 तो मिलता है, उसके साथ 50 पर्सनल लीव भी उनको ये लोगों को मिलती है। इसके छोड़कर भी आपको पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड के लिए बहुत सारा लीव मिल जाता है। इसीलिए मैंने बोला ये दोनों पोस्ट अच्छा है। चलिए नेक्स्ट चीज हो गई, अभी देखते हैं ये दोनों पोस्ट का क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, ये भी आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो और उसके साथ क्या क्या चीज़ मिलते हैं वो भी आप लोग जान पाएंगे, तो जाके आप बेस्ट पोस्ट चूज कर सकते हो। तो JEE है और सीनियर क्लर्क है, दोनों आपका लेवल 5 का जॉब है। तो इसीलिए आपको जब रेलवे में आएंगे तो आपको फ्री पास और ऑन थर्ड कॉन्सेशन का PTO मिलता है। तो कौन सा क्लास में आपको थर्ड AC में पास मिलती है, मतलब आप रेलवे में आने के बाद JEE बने या सीनियर क्लर्क आने के बाद आपको थर्ड AC पास मिलेगा। उसके साथ क्वार्टर मिलता है कितना, टाइप 3 का, दोनों में JEE और सीनियर क्लर्क दोनों को टाइप 3 का क्वार्टर मिलती है। लेकिन आपको अगर क्वार्टर मिलेगा तो HRA नहीं मिलेगा, तो आपका सैलरी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा जो जनरल है, क्योंकि आप नॉन ग्रेजुएट तो जनरल मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। उसके साथ क्या क्या मिलेगा, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। बहुत बड़ा चीज़ है कि आपका बच्चे का उम्र 3 साल से 18 साल तक हर बच्चे के पीछे आप 33,750 रुपीज़ आज के दिन के हिसाब से आपको हर साल मिलेगा बच्चे को एडुकेशन के पर्पज। और अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो लगभग 1 लाख रुपया मिलेगा हर बच्चे के पीछे। उसके साथ आपको रेलवे का हॉलीडे होम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, सबसे रेलवे एम्प्लॉय के सबसे बढ़िया चीज़ होता है कि रेलवे हॉलीडे होम, बहुत सारा जगह रेलवे का हॉलीडे होम है। तो अगर आप रेलवे में आ जाएंगे तो आपको 30 रुपीज़ से 300 रुपीज़ देकर आप रेलवे का हॉलीडे होम बुक कर सकते हो। तो उस जगह जाने के बाद आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, होटल नहीं बुक करना नहीं पड़ेगा। उसके साथ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे होम भी आप ले सकते हो, मतलब रेलवे एम्प्लॉय तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होता है, तो ये भी मिलता है। तो उसके साथ आपका स्टाफ बेनिफिट फंड से भी आप पैसा ले सकते हो कुछ में, जैसे आप हर 2 साल में आप अगर आपका चश्मा चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों पोस्ट में C2 होता है कि ज़्यादातर लोग जो चश्मा पहनते हैं वो लोग ही आते हैं, तो उनको चश्मा चेंज करने के लिए भी थोड़ा पैसा दिया जाता है। या हायर स्टडीज के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। हायर स्टडी मतलब आप रेलवे में सीनियर क्लर्क बने, उसके बाद आपका पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर लॉ का जो कोर्स होता है, जो सीनियर क्लर्क का जॉब रिलेटेड होता है, उस कोर्स करेंगे तो आपको 30,000 तक आपको कंसेशन मिलेगा। तो ये हो गए टोटल जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क।
तो मेरे हिसाब से दोनों पोस्ट बढ़िया हो। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मेरे घर के बगल में ही मेरा पोस्टिंग मिले और डिवीज़न थोड़ा मेरे घर से दूर है, तो उनके लिए सीनियर क्लर्क बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो इन फ्यूचर 5 साल 10 साल के बाद वो अपना घर के बगल में छोटा-मोटा ऑफ़िस में जा सकता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहता है। लेकिन जेडडब्ल्यू में प्रॉब्लम है। और एक चीज़ है कि सीनियर क्लर्क में आपको नॉन गेज़ेटेड में जितना भी प्रमोशन मिलते हैं उसके में कोई एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आने के बाद कोई एग्ज़ाम ना दो, तो उसके लिए भी सीनियर क्लर्क बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉन गेज़ेटेड का जो जेडडब्ल्यू का प्रमोशन है, जो वो लेवल 8 तक है, और उसमें लेवल 8 तक आपको प्रमोशन थोड़ा क्विकली हो जाता है। मतलब उसमें अगर 10 साल लगता है तो इसमें 7 साल। तो 7 साल में बनेंगे तो 3 साल जो डिफ़रेंस है इसमें आपको उसके ऊपर इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो ये एक प्रमोशन है, होता है कि प्रमोशनल बेनिफिट जेडडब्ल्यू। लेकिन जितना भी गेजेटेड ऑफिसर का प्रमोशन होता है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है। गेजेटेड ऑफिसर का जो प्रमोशन है उसमें कोई डिफरेंसेस, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं रहता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। 1-2 साल इधर उधर होता है, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी उसके हिसाब से होता है। लेकिन ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए दोनों का सेम होता है। तो ये टोटल था कंपेरिजन वीडियो जूनियर क्लर्क का, असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क का। इसके रिगार्डिंग आपको और भी कुछ भी जानना है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।